तो आइए बच्चों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग संबंध एवं फलन चैप्टर यानी चैप्टर 1 की विविध एक्सरसाइज पर आज हम लोग सवालों को करेंगे। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चों देखिए, हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे वो सभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को करेंगे, क्योंकि विविध एक्सरसाइज में पुराने सिलेबस से बहुत ज़्यादा उसमें क्वेश्चन हैं जो कि कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, उनके क्वेश्चनों को नहीं करेंगे। तो बच्चों, उस आधार पर जैसे हम लोग विविध एक्सरसाइज की बात करें तो पिछली विविध एक्सरसाइज की बात करें तो उसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो अब क्वेश्चन नंबर 1 है, और उसमें जो 5 है वो अब क्वेश्चन नंबर 2 है। उसी के क्रम से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों देखिए, यदि आप पुरानी किताब को देख रहे हैं तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। यदि आप न्यू सिलेबस की किताब को देख रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपका पहला ही क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों एक फलन परिभाषित किया गया है, और फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स अपान 1 प्लस मॉडुलस एक्स दिया गया है। ठीक है, देखिए बच्चों, हम लोग लिखेंगे और उसको बच्चों हम लोगों को एक और आच्छादक दिखाना है। तो बहुत बढ़िया ही क्वेश्चन है, ज़रूर समझें आप। तो देखेंगे वीडियो को तो समझ में आएगी बात। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे इसको। क्योंकि अब हम लोग न्यू सिलेबस के आधार पर पढ़ रहे हैं, और उसमें पुरानी किताब में देखेंगे तो यही क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को, फंक्शन जो है हमारा डोमेन उसका R है, और जो बच्चों इसका को डोमेन है ये भी x बिलोंग्स टू R, और बच्चों कहाँ से -1 से बड़ा है x और 1 से छोटा है x, इस तरीके से परिभाषित है। और जो फंक्शन हमें दिया गया है वो बच्चों इस प्रकार से है, फंक्शन ऑफ x बराबर x बटे 1 प्लस मॉडुलस है, इस प्रकार से है। और बच्चों यहाँ पर जो x है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोगों को 1 और ऑन्टो दिखाना है, तो बिल्कुल समझना है। तो फिर वीडियो को देखिए आप लोग। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए ये हमारा यहाँ पर डोमेन है और ये कोडोमेन है, ये फंक्शन है। तो देखिए बच्चों, जब हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मॉडुलस एक्स हो या फंक्शन 2-3 तरीके से आपका परिभाषित हो, तो वहाँ पर 1 और ऑन्टो दिखाने में आपको थोड़ी दिक्कत होती होगी, लेकिन नहीं, फिर भी हमें समझना है। तो देखिए बच्चों, इसको हम लोग कैसे 2 तरीके से तोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, फंक्शन ऑफ x, बच्चों यदि हम लोग x को पॉजिटिव लेंगे तो ये जो है हमारा, ये ऐसा हो जाएगा 1 प्लस एक्स, जब हम लोग x को पॉजिटिव लेंगे या फिर बराबर लेंगे 0 के। और बच्चों जब हम लोग x को निगेटिव लेंगे तो ये इस प्रकार से मॉडुलस x जो है हमारा, वहाँ पर हमने निगेटिव कर दिया है। तो x को जब हम लोग निगेटिव लेंगे तो इस प्रकार से ये फंक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो अब हमें क्या दिखाना है, हम लोगों को ये इस सवाल को सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि ये 1 है और ऑन्टो है। तो अब देखिए बच्चों, हम लोग 1 और ऑन्टो दिखाने के लिए करते क्या है, हम लोग करते हैं बच्चों, हम कोई 2 नंबर लेते हैं और उनका प्रतिबिंब बराबर रखते हैं। जैसे f(x1) बराबर f(x2) से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, x1 बराबर x2, ये हमारी कंडीशन होती है। तो इसी आधार पर हम इसको 1 दिखाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों देखिए, ये तो आपको पता ही है, ये हमने आपको बताया है कि हम प्रतिबिंबों को बराबर लेके अवयवों को बराबर निकाल लेते हैं, ये हमारी कंडीशन होती है। तो यहाँ पर बच्चों जब हम 2 नंबर लेंगे यहाँ पर
दो नंबर लेंगे, माना x1 और x2 दो नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर हैं, ठीक है, दो नंबर लेंगे। अच्छा, कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये दोनों नंबर या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों निगेटिव हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव हो सकता है एक निगेटिव हो सकता है, या फिर ये वाला निगेटिव हो सकता है ये वाला पॉजिटिव। तो यहाँ पर स्थितियाँ चार हो जाएंगी बच्चों। स्थितियाँ कितनी बनेंगी? चार स्थितियाँ बनेंगी। तो सभी स्थितियों को हम लोग लेके चलेंगे और देखिए क्या हम लोग इसको वन वन दिखा पाएंगे। तो देखिए, चलिए हम लोग पहले केस में इसको, पहली स्थिति में, फर्स्ट स्थिति में हम ऐसा करते हैं, x1 भी पॉजिटिव है और x2 भी पॉजिटिव है, ठीक है, x2 भी पॉजिटिव है। और बच्चों ये जीरो वाली जो कंडीशन है इसको भी यहीं शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, चूंकि हम x1 को भी पॉजिटिव ले रहे हैं, x2 को भी पॉजिटिव ले रहे हैं, तो हम लोग फंक्शन की जो परिभाषा लेंगे वो ये वाली लेंगे, x/1 + x। तो चूंकि हम लोग जानते हैं हम दो प्रतिबिंबों को बराबर लेके चलते हैं, तो हम लोग x1 = x2 निकालते हैं। तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं, इस परिभाषा को लेना है आपको। तो ये हो जाएगा x1/1 + x1, इधर हो जाएगा x2/1 + 1 + x2, ठीक है, 1 + x2। कैलकुलेशन करना आपको आता है, इसका इधर गुणा करिए, इसका इधर गुणा करिए, तो ये हो जाएगा x1 + 1 + x2, इधर हो जाएगा x2 1 + x1, ठीक है बच्चों, देख रहे हो। अब कैलकुलेशन आपको करनी है, तो x1 का यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ पर x1 × x2 हो जाएगा, x2 का यहाँ, और फिर बच्चों x1 × x2 हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो हम लोगों को x1 = x2 मिल गया है, जो कि हमारी आवश्यकता थी, ठीक है बच्चों, x1 = x2 मिल गया है। और बच्चों हमने प्रतिबिंब को बराबर लेके x1 = x2 यानी अवयवों को बराबर निकाल के दिखा दिया है, जबकि हम लोगों ने यहाँ पर दोनों को पॉजिटिव लिया था। और बच्चों एक कंडीशन ये हो सकती है, देखिए केस सेकंड, दोनों निगेटिव, दोनों कैसे हों? निगेटिव है, दोनों 0 से छोटे हों, ठीक है, जैसे x1 और x2 दोनों हमारे 0 से छोटे हों। तो आपको जो परिभाषा लेनी है ये वाली लेनी है। तो देखिए हम लोग करते क्या है, x1 = x2 लेके चलते हैं और x1 = x2 निकाल लेते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है 1 है। तो देखिए बच्चों, इसमें आप बिल्कुल सेम प्रक्रिया में ये वाली डेफिनेशन लेंगे। तो देखिए x1/1 - x1 हो जाएगा, यहाँ पर x2/1 - x2 हो जाएगा। कैलकुलेशन उसी तरीके से करनी है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो हो जाएगा x1 × 1 - x2 = x2 × 1 - x1। कैलकुलेशन वही है, इसका यहाँ गुणा करना है, x1 × x2 = x1 × x2, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर भी x1 = x2 आ गया है। तो बच्चों इस केस में और इस केस में दोनों में हमारा x1 = x2 आया है। तो इस आधार पर हम कह तो सकते हैं फलन जो है 1 है, ठीक है, ये बात तो क्लियर हुई। लेकिन दो केस अभी छूटे हुए हैं, उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। फलन हमारा 1 है, ठीक है। अब कंडीशन ये आती है कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आप कर सकते हैं, तो इतना तो नोट कर ही लीजिए। और हम लोग इसको यहाँ से मिटा के फिर देखते हैं। देखिए इसे भी हटा लेते हैं। तो देखिए बच्चों, केस थर्ड हमारा ऐसा हो सकता है, केस थर्ड यानी कि स्थिति थर्ड हमारी ऐसी हो सकती है कि x1 को हम लोग पॉजिटिव ले सकते हैं और x2 को हम लोग नेगेटिव। तो देखिए
अब जब हमने पॉजिटिव इसको कर दिया, हमें क्या करना है, प्रतिबिंबों को बराबर लेके चलना है। तो जब हमने इसको पॉजिटिव लिया है तो हमें ये परिभाषा यूज करनी है, जब इसको हमने नेगेटिव लिया है तो ये वाली परिभाषा आपको यूज करनी है। तो करिए, x1 बटे 1 प्लस x1 बराबर x2 बटे 1 माइनस x2। कैलकुलेशन उसी तरीके से तो हो जाएगा x1 इंटू 1 माइनस x2 बराबर x2 इंटू 1 प्लस x1। ठीक है, अब देखिए वही कैलकुलेशन है बिल्कुल, x1 माइनस x1 इंटू x2 बराबर x2 प्लस x1 इंटू x2। इसे आप देखिए, तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, x1 माइनस x1 इंटू x2 बराबर x2 प्लस x1 इंटू x2। ठीक है, देख रहे हैं आप। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसको आप इधर ला सकते हैं, x1 माइनस x2 इसको उधर ले जाएंगे तो x1 इंटू x2 प्लस x1 इंटू x2। अब बच्चों थोड़ा और कैलकुलेशन करते हैं, x1 माइनस x2 बराबर 2x1 इंटू x2, ये आया है। जबकि यहाँ पर देखिए तो x1 बराबर x2 निकालने में हम लोग असमर्थ हैं, निकल नहीं पा रहा है। तो आप थोड़ा सा विचार करिए, हम लोगों ने x1 को पॉजिटिव लिया है, x1 को पॉजिटिव लिया है, x2 को निगेटिव लिया है। तो बच्चों ये जो प्रोडक्ट है हमारा, दो तो गुणा है, ये हमारा पॉजिटिव है। कैसा है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है x1 और ये निगेटिव है। तो कुल मिला के अगर इनका दोनों का गुणा होगा तो ये निगेटिव आएगा ना, निगेटिव आएगा। ठीक है, और इधर देखिए आपका x1 पॉजिटिव है, x2 निगेटिव है। तो x1 जब पॉजिटिव है तो यहाँ पर पहले से निगेटिव है, x2 भी निगेटिव है। तो ये टोटल वैल्यू जो आएगी ये पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। और कभी भी पॉजिटिव वैल्यू के बराबर निगेटिव वैल्यू तो नहीं आ सकती। तो बच्चों जो केस हम लोगों ने तीसरा वाला लिया है, ये केस ही हमारा गलत है, क्योंकि ऐसी स्थिति हो ही नहीं सकती। तो ये हमें लेना ही नहीं चाहिए था। तो ये ऐसी कंडीशन लेना असंभव है, ये अनडिफाइंड है, असंभव है। तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो अब देखिए बच्चों एक कंडीशन और बनती है हमारी, केस फोर्थ। इसमें बच्चों x1 को निगेटिव और x2 को पॉजिटिव करेंगे तो बिल्कुल सेम कंडीशन आएगी। तो ये भी हमारा केस नहीं, मतलब नहीं लेंगे इसको भी हम लोग, ये भी असंभव वाली कंडीशन है, क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव फिर ऐसा ही आएगा। तो इस आधार पर ये दो केस जो संभव थे उनके आधार पर ये फंक्शन हमारा 1 हो गया है। और ये केस ही संभव नहीं है तो फिर इनकी बात ही नहीं है। लेकिन आपको करके तो दिखाना पड़ेगा, एक तो करके आप दिखाइए, दूसरे को सिमिलर करके छोड़ सकते हो। अब बच्चों आती है बात इसको आंटो दिखाने की। तो चलिए बच्चों हम लोग आंटो की बात करें। तो देखिए आंटो में बच्चों होता क्या है, हम लोग ऐसा करते हैं f(x) बराबर बाई निकाल के दिखा देते हैं, f(x) बराबर बाई निकाल के दिखा देते हैं। और यहाँ पर बच्चों जो बाई है हमारा वो -1 और 1 के बीच ही इसका मान रहेगा। तो बच्चों देखिए एक बार तो ऐसा हो सकता है कि बाई को हम लोग पॉजिटिव ले सकते हैं, एक बार हम लोग इसको निगेटिव ले सकते हैं। दो तरीके से भाई, इसके -1 और 1 के बीच का मान है तो एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। तो जैसे बच्चों हम यहाँ पर देखें, जब हम x को पॉजिटिव ले रहे हैं, x को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये f(x) जो है ये भी बाई होता है, तो f(x) भी पॉजिटिव आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे बाई क्या, धनात्मक लेने पर, धनात्मक लेने पर। ठीक है, तो बच्चों आप देखिए, आप जब बाई को धनात्मक ले रहे हैं
तो ये x को जब धनात्मक ले रहे हैं तो ये fx भी तो धनात्मक आएगा। तो कंडीशन आपकी यूँ हो गई, देखिए fx बराबर y को लेके चलना है। तो जब आप y को पॉजिटिव ले रहे हैं तो आप ये कंडीशन लगाइए। तो देखिए x बटे 1 प्लस x। अब आपको करना क्या है, आपको इसमें x का मान निकालना है y के पदों में। x का मान निकाल लेते हैं। चलिए x अपान 1 प्लस x बराबर y है आपके पास, तो इसका उधर गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस x हो जाएगा। इसमें आप अंदर गुणा करिए तो हो जाएगा y प्लस एक्स वाई, और बच्चों इधर x है। अब इस वाले को इधर ले आइए तो x माइनस एक्स वाई बराबर y। यहाँ से हम लोग x को कॉमन कर लें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई आ जाएगा। इधर y है तो x का मान आपका y बटे 1 माइनस वाई आ जाएगा। और जो ये बच्चों y बटे 1 माइनस वाई है, ठीक है, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। इसमें आपको ये परिभाषित है रियल नंबर में। अब आपको इसको देखिए, इस x को आपको यहाँ रखना है, ठीक है, इसी फंक्शन में रख देना है, यानी कि इसी में रख देना है। तो रख दीजिए। हम लोग यहाँ देखते हैं f(x) बराबर y, ठीक है, तो रखते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग x की जगह कितना लाएंगे, y बटे 1 माइनस वाई, y बटे 1 माइनस वाई, ठीक है। अब देखिए हमारा तो ये फंक्शन है, तो लाइए इसमें y बटे 1 माइनस वाई, और बच्चों नीचे क्या है 1 प्लस y बटे 1 माइनस वाई। थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए y बटे 1 माइनस वाई, इसको यहाँ गुणा करेंगे तो 1 माइनस वाई प्लस वाई बटे 1 माइनस वाई। तो देखिए वाई से वाई कैंसिल और 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल, यानी कि अब आपके पास वाई बटे 1 माइनस वाई बराबर वाई आ गया। और ये हमारा x ही है, तो हम कह सकते हैं x बराबर वाई आ गया है। तो यहाँ पर हमारा फलन आंटो है, ठीक है। एक कंडीशन और बचती है बच्चों, उसको भी हम लोग करते हैं y को ऋणात्मक लेने पर। तो देखिए सवाल तो सरल है, बस आपको समझना है। तो देखिए बच्चों, y को जब आप ऋणात्मक लेंगे, y को ऋणात्मक लेंगे, तो जब x हम ऋणात्मक ले रहे हैं तो y भी हमारा ऋणात्मक है, यानी कि हमें ये वाली कंडीशन को यूज करना है। f(x) बराबर y, तो आप देखिए f(x) की जगह इसको लाएंगे x बटे 1 माइनस एक्स बराबर y। थोड़ी सी कैलकुलेशन करिए तो x बराबर 1 माइनस एक्स इंटू वाई। फिर देखिए यहाँ करते हैं तो y का गुणा करेंगे तो x y हो जाएगा। अब बच्चों आप क्या करेंगे, x को निकालना है आपको y के पदों में। तो x प्लस एक्स वाई बराबर y, यहाँ से x को कॉमन करेंगे तो ये 1 प्लस वाई बराबर y। तो x बराबर आपके पास y बटे 1 प्लस वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अगर आप मैपिंग करके देखना चाहें तो मैपिंग करके भी आप देख सकते हैं, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं। अगर आपको कोई समस्या है तो हमें कमेंट जरूर करें, हम दोबारा से बताने का प्रयास करेंगे। अब हम लोगों को करना क्या है बच्चों, f(x) बराबर y दिखा देना है। तो रख दीजिए इसी में रख दीजिए। तो देखिए y क्या दिखाना है आपको, f(x) बराबर y। तो देखिए x की जगह हम लोग इसको रखेंगे तो y बटे 1 माइनस वाई। और देखिए बच्चों ये फंक्शन की परिभाषा है, तो y बटे कितना आया था, सॉरी प्लस आया था, ये 1 प्लस वाई, और बच्चों नीचे 1 माइनस वाई बटे 1 प्लस वाई। कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो देखिए बच्चों y बटे 1 प्लस वाई, और यहाँ पर जब इसको लेंगे तो 1 प्लस वाई माइनस वाई बटे 1 प्लस वाई,
ये इससे कैंसिल, y से y कैंसिल, यानी कि हम लोगों ने fx बराबर y दिखा दिया है, क्योंकि ये भी तो x का ही मान है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं हमारा फलन आंटो भी है, फलन आंटो है। तो हम लोगों ने वन और आंटो इसको दिखा दिया है, बिल्कुल साधारण सी भाषा में हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो यदि आप समझें तो फिर वीडियो को पूरा देखें। अब बच्चों इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक fx बराबर xq है, फलन हमारा रियल नंबर से रियल नंबर पर परिभाषित है, एक एक ही दिखाना है आपको, एक एक यानी इंजेक्टिव दिखाना है। तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, हमारा जो फलन है वो रियल नंबर से रियल नंबर पर परिभाषित है और fx बराबर exq दिखाना है। बच्चों देखिए ये आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये इंजेक्टिव है। कैसा है, इंजेक्टिव, यानी एक एक दिखाना है, यानी कि वन वन दिखाना है इसको। तो देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो इसको तो हम लोग खुद से समझ सकते हैं। उसमें भी ऐसा कर सकते थे लेकिन नहीं हमने किया। तो 1 2 3 ठीक है, बहुत से नंबर डाल सकते हैं, -1 -2 -3, यहाँ पर भी 1 2 3 -1 0 -2 -3 और भी पॉइंट वाले तमाम नंबर, क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है। ये किसका है, रियल नंबर का सेट है। और फंक्शन हमारा x बराबर x, यो वन वन होने के लिए बच्चों इधर के सभी अवयवों का, सभी अलग अलग अवयवों का इधर अलग अलग ही प्रतिबिंब मिल जाए। तो देखिए 1 जो हम डालेंगे इसमें x की जगह तो हमें 1 मिल जाएगा, 2 डालेंगे तो इधर 8 मिल जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ 8 भी है, 3 डालेंगे तो बच्चों आपको 3 3 9 3 27 मिल जाएगा, इधर है। आप 0 डालेंगे तो 0 मिलेगा, -1 डालेंगे तो आपका -1 ही आएगा बच्चों, क्योंकि वहाँ पर xq है। 2 डालेंगे तो आपका -8 आएगा, 3 डालेंगे -27, यानी कि आप देख रहे हैं कि इधर से कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जिसका उधर प्रतिबिंब है और अलग अलग ही है। तो बस आपको थोड़ा सा लिखना है। मान लीजिए, माना x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, आपको फंक्शन x1 बराबर x2 लेके चलना है। तो रख दीजिए यहाँ पर x1 की घात 3 x2 की घात 3, तो घात 3 घटी हमारी, x1 बराबर x2 आ गया है। क्यों आ गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ घात 3 है, अगर घात 4 होती तो प्लस माइनस हो सकता था। तो यह हमारा इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव है। ये तो बहुत सरल सवाल था, यह हमारा इंजेक्टिव है। तो आगे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर अगला है वो, अब पुरानी किताब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर वो आपका 8 है, ठीक है, उसे देखते हैं। तो देखिए एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है, एक अरिक्त यानी कि रिक्त नहीं है, px जो x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है, ठीक है। px एक दूसरा सेट है जो x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है, यानी कि px जो है वो घात समुच्चय है, कहना चाहिए घात समुच्चय है। तो निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित कीजिए कि px में उप समुच्चयों a b के लिए a रिलेशन b यदि केवल और केवल यदि a उप समुच्चय b है तो क्या r px में एक तुल्यता संबंध है, ये इसमें आपको अपने उत्तर की जांच करनी है। तो बहुत ही सरल तरीके से इसे समझेंगे। तो देखिए बच्चों वैसे भी एक बात करें तो प्रत्येक समुच्चय जो भी कोई भी समुच्चय हो
प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय तो होता ही है, स्वयं का उपसमुच्चय तो होता ही है। तो इसमें थोड़ी सी बात लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। ठीक है, ये बात हमारी ये बिल्कुल सर्वसत्य है, क्योंकि कोई भी सेट हो वो स्वयं का उपसमुच्चय तो होता ही है। अब बच्चों, अब मान लीजिए हमारे पास माना हमने कोई एक ए सेट लिया है और बिलोंग्स टू पी एक्स है। ठीक है, ए सेट। अच्छा बच्चों, आपको स्वतुल्य दिखाने के लिए करना क्या होता है, अगर देखिए उस तरीके से ए बिलोंग्स टू ए, समस्त ए बिलोंग्स टू ए के लिए आपको ए कामा ए बिलोंग्स टू आर हो जाना चाहिए। परिभाषा की बात कर रहे हैं। तो बच्चों अब देखिए, तो इसमें तो कोई गुरेज नहीं है कि ए कामा ए, ए कामा ए, या फिर हम कहें ए रिलेशन ए। तो अब देखिए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर एक परिभाषा बताई गई है कि ए सबसेट बी हो। देखिए किताब में देखिए आप, ए सबसेट बी हो। ठीक है, ए सबसेट बी हो। ठीक है, इसमें बताया गया केवल और केवल यदि ए सबसेट बी हो तो आपको आर को परिभाषित करना है। तो इसमें आप समझिए कि ए, क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, तो चाहे कोई भी समुच्चय हो लेकिन वो स्वयं का तो उपसमुच्चय होगा ही। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं जो आर संबंध है हमारा वो स्वतुल्य है। जरा सी बात आपको लिखनी है, स्वतुल्य है। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे, ए कामा ए बिलोंग्स टू, जो हम रिलेशन ले रहे हैं उसके लिए ऐसे भी आप लिख सकते थे। अब मान लीजिए हम यहाँ पर दो उपसमुच्चय लेते हैं, ए कामा बी बिलोंग्स टू पी एक्स। ठीक है, पी एक्स से दो उपसमुच्चय लेते हैं, ज़्यादा नहीं आपको परेशान करेंगे। तो हमारी जो परिभाषा है बच्चों, ये परिभाषा है ए सबसेट बी। ये बताया ना इसमें, ए सबसेट बी, तो ये तो सही है, ए सबसेट बी हमें बताया गया है, ए बी का उपसमुच्चय है। लेकिन बच्चों देखिए, इसका अगर उल्टा हम देखें तो बी ए का उपसमुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ना, सीधी बात है, बी यहाँ पर बड़ा है, बी यहाँ पर बड़ा है और ए छोटा है, तो बी का उपसमुच्चय ए है। लेकिन अब इसका उल्टा तो नहीं हो सकता कि भैया बी ए का उपसमुच्चय हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा ना। तो बस इसी कंडीशन के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। जब बच्चों हम आर को सममित नहीं निकाल पाए तो तुल्यता संबंध कैसे हो सकता है। तुल्यता संबंध के लिए स्वतुल्य होना जरूरी है, सममित होना जरूरी है, संक्रामक भी होना जरूरी है। जब हमारा सममित ही नहीं हुआ तो संक्रामक की बात क्यों करेंगे हम, क्यों करेंगे। हम अपने पूरी बात यहीं पर ख़त्म कर देंगे कि बच्चों हमारा ये सममित नहीं है, तो ये एक तुल्यता संबंध भी नहीं है। ठीक है, तो लिख सकते हैं आर एक तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है बच्चों, तो कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतने से ही आप दिखा सकते हैं कि भैया सममित नहीं आया है तो ये तुल्यता संबंध भी नहीं है। तो चलिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है तो उसको भी समझते हैं।
तो देखिए बच्चों, अब उसी क्रम में हम लोगों को करना है। वैसे तो पुरानी किताब से अकॉर्डिंग ये 8 नंबर क्वेश्चन, लेकिन न्यू सिलेबस में 3 नंबर क्वेश्चन है। अब जो है पुरानी किताब में जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो अपना चौथा क्वेश्चन है। तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं, आपको एक सेट दिया गया है, एक सेट दिया गया है। सपोज दैट एक सेट आप इसको ए के बराबर मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ये, क्वेश्चन नंबर 3। ए सेट है 1 2 3 डॉट डॉट एन तक, ठीक है बच्चों, ये आपका सेट है। और बच्चों इसमें करना क्या है, 6 स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है कि स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए आच्छादक फलन होने के लिए बच्चों थोड़ा सा हम लोग करते हैं, यहाँ पर 2 सेट लेते हैं, क्योंकि हम इसका स्वयं से ही आच्छादक करेंगे, क्योंकि यही हमारा प्रांत होगा, यही सह प्रांत होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 डॉट डॉट एन तक इसमें अवयव है, इधर भी यही है 1 2 3 4 डॉट डॉट एन तक अवयव है इसमें। तो देखिए बच्चों आच्छादक होने के लिए होता क्या है कि ये जो इधर के जितने भी अवयव हैं इनका सभी का इधर प्री इमेज मिल जाना चाहिए, यानी कि प्री प्रतिबिंब मिल जाना चाहिए। तो जब बच्चों हम लोग इसका यहाँ देखेंगे तो इसकी n चॉइसें हैं। कितनी चॉइसें हैं, क्योंकि इसको यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, पर हर जगह इसकी एक चॉइस लेनी है, तो किसी भी एलिमेंट को आप ले सकते हो, ठीक है। और यानी कि इसकी चॉइसें देखी जाएं तो n चॉइसें हैं। कितनी, n चॉइसें। तो अब जो है दूसरे एलिमेंट की अगर हम लोग इधर प्री इमेज देखें तो यहाँ पर एक तो हमारा कंप्लीट हो गया, एक का तो प्री इमेज हो गया है। दूसरे की देखेंगे तो एक को छोड़कर, किसी भी एक को छोड़कर बाद बाकी सभी चॉइसें उसकी हैं, यानी कि उसकी चॉइसें n-1 हो जाएंगी, ठीक है। अगले वाले की देखेंगे तो n-2 हो जाएंगे, अगले वाले की देखेंगे तो n-3 हो जाएंगे, डॉट डॉट। लास्ट में जब हम जाएंगे तो 3, तो लास्ट में 1 हो जाएगा, डॉट डॉट। तो ये हो गई आच्छादक फलनों की संख्या, आच्छादक फलनों की संख्या, ठीक है। अच्छा, आच्छादक फलनों की संख्या, तो इसको हम लोग कंप्लीट रूप से अगर लिखना चाहें तो इसी को n फैक्टोरियल या फिर भैया n ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या हो तो फिर कमेंट करें। और बच्चों कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के क्लास में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आप समझिए और थोड़ा गहराई से समझिए, क्योंकि यहाँ से ऐसे सवाल हम लोगों से पूछ दिए जाते हैं। ऐसे रट्टा नहीं लगाना है आपको, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना है। तो जितने इसके एलिमेंट हैं, ठीक है, उसी का फैक्टोरियल कर देना है। तो इसमें n एलिमेंट है तो आपको n फैक्टोरियल, जैसे आप इसमें 10 एलिमेंट होते तो और स्वयं से आच्छादक फलनों की संख्या पूछी जाती तो 10 का फैक्टोरियल करना था आपको। तो यदि आप लोगों के हमारा ये बताया हुआ तरीका और सवाल समझ में आए हों तो बच्चों चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल पर सेट कर दें, और बच्चों अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।